नमस्ते सभी को। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है ना। लास्ट क्लास में अपन ने पहले चैप्टर तक डिस्कशन कर लिया था। पहले चैप्टर के बारे में कुछ छोटे बड़े क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन सेकंड चैप्टर विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरे ध्यान से सुने और पूरा फोकस बोर्ड पर रखें। ठीक है ना। राधे राधे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास। जो हमारे पास में चैप्टर है कौन सा, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास में छोटा क्वेश्चंस भी बन सकता है और एक बड़ा क्वेश्चंस भी बन सकता है। 1.5 मार्क्स का वाला भी क्वेश्चंस बन सकता है हमारे पास में, और 1 मार्क्स के तो क्वेश्चंस बनेंगे ही। तो आज अपन छोटे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत पूरे ध्यान से सुनते जाएं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है किसी बिंदु पर विभव का क्या तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन आता है किसी बिंदु पर विभव का क्या तात्पर्य है। ये डेफिनेशन है हमारे पास में, जिसको अपन याद रख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धनावेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य को ही अपन क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थिर किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव को परिभाषित करो। ये दोनों हमारे पास में विद्युत विभव और विद्युत विभव यानी कि विद्युत विभव और विभवांतर की हमारे पास में डेफिनेशन है। ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। आवेशों को अनंत से किसी निकाय में उनकी स्थितियों पर लाने में किए गए कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में विभवांतर के लिए विमेय सूत्र बताइए। विभवांतर के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार पढ़ के जाएं, एक बार सुन के जाएं। विभवांतर के लिए विमेय सूत्र बताओ। हमारे पास में विभवांतर के लिए विमेय सूत्र आपको अच्छे ढंग से पता है। बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, डब्ल्यू अपॉन क्यू। बी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि एक तरीके से कार्य होता है। कार्य को मैं क्या लिख सकता हूँ, बल इंटू विस्थापन। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कार्य की विमा लिखोगे, और यहाँ पर किसकी विमा लिखोगे, क्यू यानी कि आवेश की विमा लिखोगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में, m1 L2 T माइनस के 2, और आवेश यानी कि I बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर IT। तो ये कितना हो जाएगा, A1 और हमारे पास में T1। तो ये ऊपर जाएगा तो M1, यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा L2, ये कितना हो जाएगा T माइनस के 3, और ये A माइनस के 1। ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, विमा, किसकी, विभवांतर की विमा आ गई। क्लियर। इसके बाद में देखो, एक मेगा इलेक्ट्रॉन में कितने जूल होते हैं। एक मेगा इलेक्ट्रॉन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मेगा इलेक्ट्रॉन में, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जिसको MEV, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। एक मेगा इलेक्ट्रॉन में कितने जूल होते हैं। आपको अच्छे ढंग से पता है कि एक मेगा बराबर, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन को जूल में कन्वर्ट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1/6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है ना। कितना होता है, 1/6 इंटू 10⁻19 जूल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 10⁻6 इंटू 1/6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये क्या होते हैं हमारे पास में, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास में, किसी किसी बिंदु पर वैद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। यह सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। इसमें जस्ट अभी अपन ने बताया था आप लोगों के लिए, विभवांतर के बारे में डिस्कशन कर लिया था अभी जस्ट सेकंड वाला क्वेश्चन, कि विद्युत क्षेत्र में स्थित अनंत से किसी बिंदु को एक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ये हमारे पास में कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है ना। कैसी राशि है, अदिश राशि है। इस बात को हम ध्यान रखें। ठीक है। विद्युत विभव तथा स्थितिज ऊर्जा में क्या क्या अंतर है, ये आप अभी जस्ट मैंने पहला क्वेश्चन वैद्युत विभव का बताया था, और इसके बाद में जो स्थितिज ऊर्जा था उन दोनों का बता दिया। ये दोनों डेफिनेशंस हैं, अपन इसको याद रखिएगा। समविभव पृष्ठ क्या है, इसके बाद में आता है हमारे पास में 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव पृष्ठ क्या है, यानी कि हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समविभव पृष्ठ क्या है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, विभव का मान
वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान होता है, विभव का मान क्या रहता है, समान होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है ना। विभव तथा स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध है, विभव तथा स्थितिज ऊर्जा में हमारे पास में एक रिलेशन होता है, बी बराबर यू अपॉन क्यू। ये इंपॉर्टेंट है। विभव तथा स्थितिज ऊर्जा में संबंध, विभव तथा स्थितिज ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है, विभव तथा स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध है हमारे पास में, बी बराबर यू अपॉन क्यू। क्लियर। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, समझाइए। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव हमारे पास में एक अदिश राशि होती है, समझाइए। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। ये राशि मात्रक, इनको ढंग से पढ़ के जाएं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना, क्योंकि आपको अच्छे ढंग से पता है वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला है, वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, कार्य अपॉन आवेश। अब कार्य कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, आवेश को ऐसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो हमारे पास में वैद्युत विभव भी कैसी क्वांटिटी होगी, अदिश राशि होगी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्या वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को गति कराने में किए गए कार्य पथ पर निर्भर करता है। क्या वैद्युत क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, क्या वैद्युत क्षेत्र में, क्या वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को गति कराने में, क्या वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को, किसी आवेश को गति कराने में, गति कराने में किया गया कार्य, किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा नहीं, पथ पर निर्भर नहीं करता। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। क्या वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को गति कराने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, तुम क्या लिखोगे, नहीं। किसी बिंदु आवेश के परितः संभव पृष्ठ की प्रकृति क्या होती है, किसी बिंदु आवेश के परितः संभव पृष्ठ की प्रकृति होती है तुम्हारे पास में संकेंद्रीय, क्योंकि आपके पास में बिंदु आवेश है, तो इस तरीके से क्या बनेगा, तुम्हारे पास में संभव पृष्ठ बनता है। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रदर्शित कीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में देखो, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस बार का जो पेपर पैटर्न है हमारे पास में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस मात्र 5 ही आएंगे, इस बात का ध्यान रखें भाई। ठीक है ना। प्रदर्शित करो, वोल्ट अपॉन मीटर इजकल टू न्यूटन अपॉन कूलाम। वोल्ट अपॉन मीटर इजकल टू न्यूटन अपॉन कूलाम। वोल्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल अपॉन कूलाम लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, जूल अपॉन कूलाम, और मीटर इनवर्स। ठीक है ना। जूल क्या है, एक तरीके से ऊर्जा है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जूल को लिख दिया मैंने न्यूटन अपॉन मीटर इंटू मीटर इनवर्स और अपॉन कूलाम। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, न्यूटन अपॉन कूलाम, यानी कि क्या बचेगा तुम्हारे पास में, न्यूटन कूलाम इनवर्स। यही तो है हमारे पास में। एक बार फिर से सुन लो कि आपसे कह रहा है प्रदर्शित करो या फिर व्यक्त करो, द प्रूफ डैट वोल्ट अपॉन मीटर इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन कूलाम। वोल्ट को क्या लिख सकते हो तुम, जूल अपॉन कूलाम लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। मीटर है तो मीटर ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा, इक्वल। अब जूल क्या है आपके पास में, एज ए एनर्जी, एनर्जी का मात्रक ही तो होता है। एनर्जी को आप ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है मात्रक, न्यूटन। ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स ऑलरेडी है हमारे पास में पहले से, अपॉन कूलाम। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, न्यूटन अपॉन कूलाम बराबर न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में क्या संबंध है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता, विभव प्रवणता में क्या संबंध है, विभव प्रवणता में क्या संबंध है। ये संबंध होता है E बराबर माइनस के dB अपॉन dr। ये ग्रेडियंट वाला है, इसको आप याद रखें, E बराबर माइनस के dB अपॉन dr। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एक ऐसी स्थिति पर का उदाहरण दीजिए जिसमें विद्युत क्षेत्र शून्य हो परंतु विभव अशून्य हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनो क्वेश्चंस को। एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें विद्युत क्षेत्र तो शून्य है। अब यहाँ पर हमारे पास में विद्युत क्षेत्र तो क्या बता रहा है, शून्य है, लेकिन विभव, जो विभव है पोटेंशियल है वो शून्य नहीं है, यानी कि वो क्या है हमारे पास में नॉन जीरो, यानी कि अशून्य हो। तो यह है किसी खोखले आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है परंतु विभव शून्य नहीं होता। किसी खोखले आवेशित गोले के अंदर, खोखला अगर आपके पास में आवेशित गोला है, खोखला आवेशित गोला जो है, खोखला आवेशित गोला है उसमें विद्युत क्षेत्र से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, लेकिन विभव क्या होता है हमारे पास में, अशून्य होता है। किसके अंदर, खोखले आवेशित गोले के अंदर। खोखले आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव क्या हो जाता है हमारे पास में, अशून्य होता है। ठीक, इसके बाद में एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें विद्युत क्षेत्र अशून्य हो परंतु विभव शून्य हो। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र अशून्य है, नॉन जीरो है, और यहाँ पर विभव क्या है बच्चों, विभव हमारे पास में शून्य है। विभव क्या है, शून्य है। एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, विभव अशून्य है, तो वहाँ पर खोखला आवेशित गोले के अंदर की वाली बात आ जाएगी। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र अशून्य हो लेकिन विभव शून्य है। इसमें आपको याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता लेकिन विभव शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र अशून्य होता है लेकिन विभव क्या रहता है, शून्य रहता है। ठीक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद रखना है कि वह कौन सा है जिसमें विद्युत क्षेत्र तो शून्य हो, विभव अशून्य हो, उसमें खोखला आवेशित गोले के अंदर वाली बात आ जाएगी। और अगर इसका अपोजिट रहेगा तो उसमें विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा की वाली बात याद आ जाएगी। ठीक है ना, उसको अपन लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आर त्रिज्या के किसी ठोस कॉपर के गोले पर Q1 आवेश तथा आर त्रिज्या के खोखले कॉपर के दूसरे गोले पर Q2 आवेश दिया जाता है, तब इन दोनों गोलों को किसी चालक द्वारा संयोजित कर दिया जाता है तो प्रत्येक गोले पर कितना आवेश होगा। यहाँ पे हमारे पास में प्रत्येक गोले पर कितना आवेश होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, क्योंकि इसको अपन ने Q1 आवेश दिया है, दूसरे को भी Q2 आवेश दिया है, संयोजित कर दिया तो Q यानी कैपिटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 अपन क्या जाएगा हमारे पास में 2। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। एक वोल्ट के विभवांतर से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के विभवांतर से अर्जित ऊर्जा क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, एक ईवी बराबर 1/6 × 10⁻⁻⁹ जूल हमारे पास में होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखो, किसी द्विध्रुव के कारण विभव का मान दूरी के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। दूरी के साथ 1/r², V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² से परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों में उच्च धनात्मक विभव में जाने की प्रवृत्ति होती है या धनात्मक विभव में निम्न धनात्मक विभव में। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉनों में उच्च धनात्मक विभव में जाने की प्रवृत्ति होती है या निम्न धनात्मक विभव में जाने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉनों में उच्च विभव वाले भाग की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि ये ऋणावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों में उच्च विभव की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉनों में उच्च विभव की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि ये ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, विभव प्रवणता का मात्रक बताओ। विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट और मीटर इनवर्स। क्लियर। यदि किसी कुचालक धात्विक पिंजरे को
उच्च आवेशित कर दिया जाए तो भी उसके अंदर व्यक्ति को झटका नहीं लगता है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, ध्यान से सुनते जाएं। क्यों? यदि किसी कुचालक धात्विक पिंजरे को उच्च आवेशित कर दिया जाए तो भी उसके अंदर व्यक्ति को झटका नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति तथा पिंजरे के मध्य परिपथ पूर्ण नहीं होता है, अतः व्यक्ति के शरीर में धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए व्यक्ति को झटका नहीं लगेगा। जब तक परिपथ कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुम्हारी बॉडी के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकृति में ऐसे दो संरक्षी बलों के उदाहरण दीजिए जो विभव उत्पन्न करते हैं। प्रकृति में दो ऐसे संरक्षी बल, प्रकृति में दो ऐसे संरक्षी बल जो जो हमारे पास में क्या करते हैं, विभव उत्पन्न करते हैं। पहला है तुम्हारे पास में, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट्स हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। प्रकृति में दो ऐसे संरक्षी बलों के उदाहरण दीजिए जो विभव उत्पन्न करते हैं। पहला है स्थिर वैद्युत और दूसरा है तुम्हारे पास में गुरुत्वीय बल। पहला है स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत बल है, और दूसरा है तुम्हारे पास में गुरुत्वीय बल। दूसरा क्या आता है बच्चों, गुरुत्वीय बल। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखें इन सारी की सारी बातों को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई पद्धति में मात्रक जूल अपॉन कूलाम होता है। यह राशि अदिश है या फिर सदिश है, ठीक है ना। जूल अपॉन कूलाम ऐसे भी पूछ लेगा तुमसे, उस भौतिक राशि का नाम बताएं जिसका मात्रा कितना होता है, ठीक है ना। ये और या फिर कोई भी आपके पास में क्वांटिटी दे देगा और ऐसे पूछ लेगा कि भाई इसका मात्रक बताओ, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि भाई इसकी विमा बताओ, इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है ना। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई पद्धति मात्रक जूल अपॉन कूलाम होता है। यह राशि अदिश है या सदिश है। वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर, हमारे पास में वैद्युत विभव और एक आता है विभवांतर, ठीक है ना, अदिश राशि होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, किसी संभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य 10 नैनो कूलाम आवेश को गति कराने में किया गया कार्य। संभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य 10 नैनो कूलाम आवेश को गति कराने में किया गया कार्य। W बराबर क्या होता है, Q B1 माइनस के B2, ठीक है ना। तो W बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 0, क्योंकि B1 और B2 का मान बराबर है। B1 बराबर क्या है हमारे पास में B2, क्यों है, क्योंकि संभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है ना। नीचे दिए गए चित्र में हमारे पास में बिंदु आवेश को X से क्रमशः हम इधर ध्यान देना है। ये हमारे पास में एक X है, ये तुम्हारे पास में Y है, ये यहाँ पर X हो गया, ये Y हो गया, और ये हमारे पास में Z हो गया। इसी को X मान लेते हैं। ये हमारे पास में X हो गया, जिसको तुमने X बोल दिया है, इसको अपन ने Q बोल दिया है, ठीक है ना। 3 4 4 पॉइंट हो गए। दिए गए चित्र में किसी बिंदु आवेश को X से क्रमशः Y तक Z बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य का कितना मान होगा, यानी कि W बाई इजिकल टू WZ, यानी कि दोनों का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। कैसे, बिंदु Z तथा Y एक ही संभव पृष्ठ पर स्थित है। बिंदु Z तथा Y, इसको हटाइए, यहाँ पर यह X, बिंदु Z तथा Y एक ही संभव पृष्ठ पर हैं, इसलिए किए गए कार्य का मान भी क्या रहेगा, समान रहेगा। दर्शाइए कि जूल अपॉन कूलाम एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। जूल अपॉन कूलाम एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। अभी जस्ट बताया था मैंने किसके होते हैं, विभवांतर के, ठीक है, वैद्युत विभव तथा विभवांतर के। दो संभव एक दूसरे को काटते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए दो संभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है ना। किसी संभव पृष्ठ पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य किसी 200 माइक्रो कूलाम आवेश को गति कराने में किया गया कार्य। अब संभव पृष्ठ में तुम कार्य को गति करवाओगे तो हमेशा, सॉरी, संभव पृष्ठ में किसी आवेश को गति करवाओगे तो हमेशा कार्य का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है तथा इस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, आपको बता ही दिया मैंने जस्ट अभी। हाँ, ऐसा हो सकता है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा पर, ठीक है ना। किसी बिंदु आवेश Q को एक कैपिटल Q आवेश के प्रत्यय R त्रिज्या के वृत्त में घूर्णन करवाया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, ठीक। ध्यान से सुनते जाएं। हमारे पास में इसके बाद में देखो,
संधारित्र क्या है उसकी डेफिनेशंस आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। क्या हम कह सकते हैं कि एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराड प्रति मीटर होता है। देखो हमारे पास में अपन ने क्या किया है, क्या हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमारे पास में फैराड, ये इंपॉर्टेंट बात है, फैराड अपॉन मीटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात में विद्युतशीलता। क्या हम कह सकते हैं कि एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराड अपॉन मीटर होता है, फैराड अपॉन मीटर होता है, ठीक है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है ना। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक। अब इसके बाद में देखो किसी चालक के अंदर कितना आवेश रहता है, किसी चालक के अंदर शून्य आवेश रहता है, ठीक है ना। पृथ्वी की धारिता का मान कितना होता है, पृथ्वी की धारिता का मान लगभग 711 माइक्रोफैरड। पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता का जो मान है वो कितना होता है हमारे पास में 711 माइक्रोफैरड होता है, ठीक है, पृथ्वी की धारिता का मान। इसके बाद में किसी समांतर प्लेट की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है, किसी समांतर प्लेट की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, प्लेट के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के मध्य की दूरी पर और प्लेटों के मध्य माध्यम पर, ठीक है ना। इन तीनों पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तीन ध्रुवीय अणुओं के नाम बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। तीन ध्रुवीय अणु होते हैं हमारे पास में HCl, ठीक है ना, H2O और एक रहता है हमारे पास में NH3। ध्रुवीय अणु पूछ सकता है आपसे कि निम्न में से कौन से ध्रुवीय अणु हैं और कौन से अध्रुवीय अणु हैं। अब अध्रुवीय अणु होते हैं तुम्हारे पास में N2O2 और एक होता है मीथेन। कौन सा रहता है हमारे पास में, मीथेन। यह है तुम्हारे पास में अध्रुवीय अणु। क्या है हमारे पास में, अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु कौन कौन से हैं, HCl, H2O, NH3 और N2O2 और मीथेन। ये है तुम्हारे पास में अध्रुवीय अणु, ठीक है। अध्रुवीय अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, शून्य होता है। अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, ठीक है ना। इसके बाद में उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक कूलाम अपॉन वोल्ट होता है, धारिता। उस भौतिक राशि का नाम क्या हो जाएगा, धारिता, ठीक है ना। एक वैद्युत धारिता की विमा याद रखनी है, वैद्युत धारिता की विमा को याद रख के जाना है सर, ये आपको याद रखें, ठीक है ना। वैद्युत धारिता की विमा आप याद रखें, ठीक है ना, और इसका मात्रक भी याद रखें, वैद्युत धारिता की विमा और इसका मात्रक, ठीक है ना। इसकी विमा होती है M-1 L2 T⁴ A⁴ 2, ठीक है। M-1 L2 T⁴ A⁴ 2, ठीक है ना। वैद्युत विभव का मात्रक और इसकी धारिता, सॉरी इसकी विमा, ठीक है ना। समझ गए यहाँ तक। इसके बाद में देखो, इसके बाद में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको अपन डिस्कशन करेंगे, तो पूरा फोकस ध्यान से सुनते जाएं। एक तो आपसे जो चालकों की धारिता और से क्वेश्चंस पूछ सकता है कि चालकों की धारिता को आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं या फिर समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो कौन कौन से फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में Q बराबर एक धारिता का फॉर्मूला होता है Q बराबर C/B, एक फॉर्मूला होता है C बराबर 4πε0R। ये दोनों फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में किसी गोले, एक क्वेश्चंस करते हैं, किसी गोले पर आवेश दिया है हमारे पास में, किसी गोले पर आवेश 5 माइक्रोकूलाम है, ठीक है ना, तथा धारिता C 1 नैनो फैरड है, 1 नैनो फैरड है। तो इसका मान, इसके विभव का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। माइक्रोकूलाम है तो 5 × 10⁻⁻⁶ कूलाम हो जाएगा, नैनो है तो 1 × 10⁻⁹ फैरड हो जाएगा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला आपके सामने है, C बराबर क्या है, Q/B
तो b बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन सी। q का मान कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 और c का मान कितना है 1 इंटू 10⁻9। कितना है -9। क्लियर, ठीक है। यहाँ से कर लीजिएगा। किसी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के विलगित गोले की धारिता का मान कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी 15 सेंटीमीटर धारिता के विलगित गोले की धारिता का मान 15 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अभी जस्ट आपके सामने फॉर्मूला है, सी बराबर कितना होता है 4πε0 आर। तो यहाँ पर ε0 का मान रखोगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और सी बराबर 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में आर का मान 15 सेंटीमीटर। यहाँ से सी का मान कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। अब इसमें आपको याद रखना है ठीक है ना। अब ये क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। संधारित्रों के संयोजन से पर आधारित है, संधारित्रों के संयोजन पर आधारित है। ध्यान से सुनो। अगर आपके पास में संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम है, अगर आपके पास में संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम है, इसमें उल्टा रहेगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ये डॉट 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 रहेगा। अब अगर समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 और ये डॉट 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 हो जाएगा। क्लियर। इसमें ध्यान दो, हमारे पास में इस टाइप से है, दिए गए चित्र के अनुसार संयोजन की तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो। जबकि दिया है, क्या दिया है, C1 का मान दे दिया तुम्हारे लिए कितना है 5 माइक्रोफैरड है। C2 का मान कितना दिया है तुम्हारे लिए, C2 का मान दिया है 10 माइक्रोफैरड और C3 का मान कितना दिया है तुम्हारे लिए 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन ने क्या बनाया, एक चित्र बना लिया। ये ले भाई, ये बन गया तुम्हारे लिए चित्र। ये C1 हो गया, ये तुम्हारे पास में C2 हो गया। ये अपन ने क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया। ये C1 है, ये हमारे पास में C2 है और ये हमारे पास में क्या है C3 है। अब ध्यान से सुना, C1 और C2 दोनों, ध्यान से सुनना क्वेश्चन करने का तरीका। आप एक बात बताओ मुझको कि C1 और C2 दोनों किस में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ रहे हैं। तो C1 और C2 की तुल्य धारिता निकालोगे तो 1/C1 प्लस 1/C2। और C1 का मान कितना है 5 और C2 का मान कितना है 10, तो 1/5 प्लस 1/10, यहाँ से 1/C यानी कि C का मान आ जाएगा जो भी आता है। अब इन दोनों का संयोजन C आ गया। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो यहाँ से फिर किसका मान निकालोगे, C का निकालोगे। ठीक है, तो C निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जैसे मान लेते हैं कि आपने C डैश का मान निकाला, तो ठीक है ना, तो C कम्प्लीटली C क्या हो जाएगा C डैश प्लस के C3, क्योंकि ये दोनों क्या है समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में होंगे तो आप डायरेक्टली जोड़ दोगे। समझ गए। ये बार फिर से सुन लो भाई, अपन ने कुछ ना करना, अपन को बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये इस परिपथ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि जैसे ये ले भाई, ये हमारे पास में C3 हो गया, ये C3 हो गया, इसके बाद में जो भी आपने निकाला है वो C डैश हो गया। अब ये दोनों परिपथ क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के समांतर क्रम संयोजन में जुड़ रहे हैं, तो इसको क्या लिखोगे C इक्विवेलेंट बराबर C डैश प्लस के C3। क्लियर। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखो, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्न परिपथ की तुल्य धारिता की गणना करो। एक हमारे पास में 3 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, ये हमारे पास में 4.5 और ये हमारे पास में कितना हो रहा है, ये आ रहा है तुम्हारे पास में 4.5 माइक्रोफैरड और ये जॉइंट कर दिया, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ये कितना है 3 माइक्रोफैरड है यहाँ पे हमारे पास में, ये 4.5 माइक्रोफैरड है। ठीक है, ये है 4.5 ही सेम माइक्रोफैरड है और एक है हमारे पास में 3 माइक्रोफैरड। ठीक। अब आपसे कह रहा है कि निम्न परिपथ की तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो। तो तुल्य धारिता का मान ज्ञात करने के लिए अब एक बात बताओ मुझको, खुद ही दिमाग लगाना है। अब कैसे दिमाग लगाना है कि ये दोनों किस में है, समांतर में है। समांतर का अर्थ तो समझते हो ना, श्रेणी मतलब एक लाइन में हो,
और समांतर यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है ना, बता रखा है मैंने 3rd चैप्टर के अंदर प्रतिरोधों का संयोजन के अंदर, है ना। अब ये दोनों क्या है आपस में समांतर क्रम संयोजन में, जब समांतर क्रम संयोजन में होगा तो सी डैश बराबर क्या लिखोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे 4.5 प्लस 4.5, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास में, ये सी डैश हो गया, ये 3 माइक्रोफेरड हो गया, और ये हमारे पास में 3 माइक्रोफेरड, और ये इस तरीके से निकल जाएगा ये 3 माइक्रोफेरड। अब ये किस में आ गया, श्रेणी में आ गया, तो श्रेणी में 1/c क्या हो जाएगा, 1/3। अब यहाँ से आता है 1/9, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 1/3। यहाँ से c का मान कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद में देखो निम्न दिए गए चित्र में तुल्यधर्ता ज्ञात कीजिए, जबकि निम्न दिए गए चित्र में तुल्यधर्ता का मान ज्ञात कीजिए, जबकि C1 का मान दे रखा है उसने 10 माइक्रोफेरड। इस टाइप के क्वेश्चन है मैं 2-4 लिख देता हूँ, आप थोड़ी सी ट्राई कीजिएगा, है ना, ट्राई करना है आपको, ठीक है ना। ये आपके लिए एक मैंने बैटरी लगा दी है, ठीक है, ये आपके लिए C1 जुड़ रहा है यहाँ पर, और ये हमारे लिए क्या जुड़ रहा है, ये C3 जुड़ रहा है, और ये आपके लिए C2 जुड़ रहा है। इन दोनों को मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया। आपसे कह रहा है कि तुल्यधर्ता का मान ज्ञात करो। पहला है तुल्यधर्ता का मान ज्ञात करो, तुल्यधर्ता का मान बताओ। और दूसरा कह रहा है B, यदि B बराबर 12.5 वोल्ट हो तो C1 पर आवेश की गणना करो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करना है मैं हल्का सा तुम्हारे लिए बता देता हूँ, उसके बाद में खुद करने की कोशिश करना। देखो इसमें तो Q बराबर क्या होता है, तुम्हारे पास में C भी होता है, वहाँ से आप निकाल लोगे। अब C निकालना है और B निकालना है। B तुम्हारे लिए दिया हुआ है, C1 का मान दिया हुआ है सर, C1 का मान है तुम्हारे पास में, C1 का मान है 10 माइक्रोफेरड है। C2 का मान कितना दिया हुआ है, C2 का मान है 5 माइक्रोफेरड है ना। और C3 का मान है तुम्हारे लिए, C3 का मान है 4 माइक्रोफेरड है। तीनों मान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तुल्यधर्ता निकालने के लिए, तुल्यधर्ता निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों किस में दिख रहे हैं तुमको, C1 और C2 ये दोनों किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं। तो इस परिपथ को और थोड़ा हल्का सा कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, ये यहाँ पर आपने बैटरी को जोड़ दिया, यहाँ पर आपके पास में C डैश हो जाएगा, क्योंकि और ये C डैश कैसे लिखोगे तुम, C डैश बराबर लिखोगे C1 प्लस C2, समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं तो इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है ना। समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं तो हमारे पास में, ठीक है ना, समांतर क्रम में जुड़े हुए तो डायरेक्ट लिखोगे, उल्टा लिख दिया था। तो C डैश 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक। और उसके बाद में ये C3 है ही है हमारे पास में, और इसके बाद में आप निकालना चाहते हो C इक्वलेंट, तो 1/C श्रेणी वाला, तो 1/C डैश प्लस 1/C3 यहाँ से निकल जाएगा। C का मान आ जाएगा तो C का मान यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है ना। एक क्वेश्चन और लिख लो, मान लेते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से ये C1 है, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास में C2 है, ठीक है, ये C3 है, इस तरीके से आपने ऐड कर दिया। ये C4 है, ये C4 हो गया, और यहाँ पर आपने क्या किया, बैटरी जोड़ दी, ये प्लस ये माइनस, और B का मान कितना है 600 वोल्ट है, B का मान दे दिया 600 वोल्ट। C1 और C1 का मान C1 का मान कितना दिया है 100 पिकोफैरड है, और C4 का मान कितना है भाई, C4 का मान भी 100 पिकोफैरड है, ठीक है। और हमारे पास में C2 और C3 का मान, C2 का मान 200 माइक्रोफैरड है, पिकोफैरड है। ये माइक्रो पिको को कन्वर्ट करना तो जानते हो ना। और C3 का मान भी हमारे पास में 200 पिकोफैरड है। अब एक बात बताओ मुझको, ये यहाँ पर C1 है, ये यहाँ पर हमारे पास में C2, ये C3, और ये कितना हो गया C4 हो गया। अब C1 ये हो गया हमारे पास में। अब ये दोनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को लाओ, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, तो 1/C डैश इजकल टू, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो मिनिमाइज करके हल्का सा, ये ले भाई, जिसको अपन ने इस तरीके से कर दिया, ठीक है ना। कि और ये यहाँ पर ये जो वाला है, इसमें क्या लिखोगे तुम C2 प्लस के C3, और श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं तो 1/C
ठीक है ना। यहाँ से अपन सी का मान निकाल लोगे। अब तीनों क्या हो गए, समांतर क्रम में आ गए। तीनों समांतर क्रम में, तीनों को पहले जोड़ देंगे। क्लियर, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो एक तो इस टाइप से न्यूमेरिकल्स बनेगा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट्स है। एक और क्वेश्चंस देख लो, एक और क्वेश्चंस लिख लो, घर पे जाके थोड़ा सा ट्राई करना है इनको अभी, है ना। एक आपके लिए यहाँ पर जुड़ गया है परिपथ, और एक इस तरीके से। ये हमारे पास में बी है, ये ए है। ये कितना है, C1, C1, C2, ये C3, C3, C4, और ये हमारे पास में क्या है, C5 है। ठीक है ना। कर लेना घर पे जा करके, कुछ ही मान रख करके थोड़ा सा कुछ मिनिमाइज करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा करें। एक संधारित्र में संचित ऊर्जा से रिलेटेड फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ सकता है। Q बराबर क्या होता है, Q²/2C। और या फिर अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/2 CB², 1/2 CB², या फिर जिसको मैं 1/2 क्यू भी लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। समझ गए होंगे, ठीक है जी। इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको और देख लेते हैं। वैसे तो इतने ही हैं। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से रिलेट करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। तो ध्यान से सुन लो भाई, इसको भी ध्यान से सुन लेते हैं कि यानी कि इसका एक फॉर्मूला है, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R, Q1 Q2/R। एक फार्मूला तो यह है। सेकंड फार्मूला है हमारे पास में बस U बराबर QV। ये आपके लिए दो फार्मूलेज हैं। अब जिस तरीके से आपके लिए देगा उसी टाइप से आपको इन फार्मूलेज में वैल्यू पुट करनी है और मान निकाल लेना है, ठीक है ना। वैद्युत विभव वाले भी आपको याद रखना है कि B बराबर क्या होता है, W/Q होता है। B बराबर W/Q0, ठीक है ना। बस इसी टाइप के इतने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। और आराम से तरीके से, हल्के हल्के तरीके से, धीरे धीरे एक एक चैप्टर को पढ़ते जाएं। प्रेशर लेना ही किसी प्रकार का, और जो भी आपके पास में मटेरियल है उसी को पढ़ें, ठीक है ना। अब प्रेजेंट में नया मटेरियल बिल्कुल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि भाई मार्केट में जाएं और फालतू की 10-5 ये जो सीरीज वगैरह चल रही है इनको उठा लाएं, फिर उसमें क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और कोशिश करें सबसे पहले लास्ट के 4 चैप्टरों को करने की। चैप्टर नंबर 9, ठीक है ना। एक तो चैप्टर नंबर 9 है जो ऑप्टिक्स वाला, ये बहुत ज़्यादा नंबर का है और कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। ये है 9 मार्क्स का। एक तुम्हारे पास में चैप्टर नंबर 11, ये 6 नंबर का है। चैप्टर नंबर 13, ये भी तुम्हारे पास में 6 नंबर का है। और चैप्टर नंबर 14, ये तुम्हारे पास में 8 नंबर का है। कोशिश करें इन चारों चैप्टरों को सबसे पहले कंप्लीट करने की, ठीक है ना। क्योंकि इनमें से बड़ा क्वेश्चन से मिलेगा और छोटा क्वेश्चन से मिलेगा। एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, एक या 2-3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी 3 नंबर का, और बाकी के छोटे क्वेश्चन तुमको देखने के लिए मिल जाएंगे। जब तुम इनको कंप्लीट कर लोगे तो तुमको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि ये 29 मार्क्स के हैं, लगभग लगभग 30, यानी कि 15 15 और 21 21 और 8 29 मार्क्स के। 29 मार्क्स जब कंप्लीट हो जाएं, जस्ट आप पहले चैप्टर पर आ जाओ। वो कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। थर्ड चैप्टर को मैंने कंप्लीटली समझा रखा है, वो कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, ठीक है ना। उसके बाद में 6 से जो चैप्टर है वो भी तुम्हारे पास में 6 मार्क्स का है, छोटा सा चैप्टर है। जब इन चैप्टरों को आप कंप्लीटली पढ़ लें, तब दूसरा चैप्टर और फोर्थ चैप्टर को पढ़ें, ठीक है ना। पहले इन सारे चैप्टरों को ढंग से तरीके से पढ़ लें, जिससे कि तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि अपन को इतना इतना अपन को आता है। अगर अपन शुरुआत से ही इन चैप्टरों को पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है कि तुमको याद करने में दिक्कत आए। तो शुरुआत में धीरे धीरे, और इनमें इम्पोर्टेंस, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर पढ़ें, ठीक है ना। और छोटे क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दें, ठीक है जी। थैंक यू, राधे राधे, शुक्रिया।